हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पाठ मैं क्यों लिखता हूं। इस चैप्टर से रिलेटेड हम आज इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या यूं कहें कि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पाठ है मैं क्यों लिखता हूं, जिसको लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं, इस वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर एक वन शॉट के रूप में समझाने वाला हूं। बिना किसी देरी के कर रहा हूं शुरू। बस अपने यारों दोस्तों मित्रों को जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। और इसके अलावा हमारी स्पेशल क्लास भी आती है, जो कि किसमें, अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर। अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर जाना है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास मेरी जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो बिल्कुल फ्री है। आपको वहां पर सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सी अदर सब्जेक्ट की भी फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, तो जरूर जुड़ना। मैं हिंदी की बात करूं तो वहां पर मैं स्पेशल क्लास में हिंदी व्याकरण का पोर्शन अभी फिलहाल करवा रहा हूं, तो जल्दी से जुड़ जाना, ठीक है। मैं बात करता हूं पाठ मैं क्यों लिखता हूं। इस पाठ में लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, ध्यान से सुनो। देखो, होता क्या है, अक्सर हम कई चीजें बिना वजह करते हैं। बिना वजह का मतलब शौकिया तौर पर। शौकिया तौर पर हम जो चीज करते हैं उसके हमें चाहे पैसे मिले या ना मिले, इससे तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वो काम करते जरूर हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा आप में से ही होगा जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता होगा, कोई स्विमिंग बहुत अच्छी जानता होगा, कोई साइकिलिंग बहुत अच्छी करता होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह से तो पता नहीं कितने शौक हैं जो बच्चे या लोग अक्सर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लेता हूं कि एक बच्चा जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, क्या उसको पेंटिंग करने में मजा आता है? तो जवाब है हाँ, इसीलिए तो करता है। अरे शौक की क्या बात, शौक तो ऐसा ही होता है ना जिसमें मजा आए, है ना। तो उसको उस काम में मजा आता है और वो काम उससे कभी भी करवा लो वो मजे से करता है अक्सर, है ना। ऐसा ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस बच्चे की ही बात करूं जिसको पेंटिंग का शौक है, वो अगर उसको रात को 1 बजे भी ख्याल आया तो 1 बजे वो बनाने बैठ जाएगा उस पेंटिंग को। क्यों? क्योंकि उसका मन कर रहा है। और दूसरी तरफ, अगर उसको ऐसा काम दे दिया जाए कि जो उसका शौक नहीं है ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पेंटिंग या सॉरी वो काम वो करेगा ही नहीं, क्योंकि रात के 1 बजे हुए हैं और उसको नींद इतनी आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब वो काम तो जिसका मन नहीं है वो दिन में भी दे दिया जाए तो भी नींद आना शुरू हो जाती है, और रात को तो कहां से करेगा, है ना। तो उस बच्चे को अगर उसके शौक का काम दे दो तो वो इतने अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर देगा, चाहे वो रात के 1 क्यों ना बज रहे हो। आखिर वो क्यों करता है? आखिर वो उसको मिलता क्या है? क्या उसको पैसे मिल रहे हैं? नहीं, पैसा तो कोई देने वाला ही नहीं है उसको, बस फिर भी कर रहा है वो, मजा आ रहा है। ऐसे आपके भी अलग अलग शौक होंगे। कोई स्पोर्ट्स का खेल में थोड़ा शौक रखता होगा, कोई स्विमिंग में रखता होगा, कोई एथलीट होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसको पेंटिंग में शौक है, किसी को गाने यानी सिंगिंग में शौक है, डांसिंग का शौक है। सबको अलग अलग तरह के शौक है और जब तब वो उस शौक को पूरा करते रहते हैं, उनका मन करता है इसको करने का। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं तो मुझे टीच करने का बड़ा शौक है, तो टीच करना मेरे लिए बेस्ट है। मैं बीमार भी हूं तो भी मेरी बीमारी सारी दूर हो जाती है अगर मुझे टीच करना पड़े तो कहने का मतलब क्या है कि मैं क्यों लिखता हूं, पाठ में कुछ कुछ ऐसी ही बातें लिखी गई हैं। कैसी बातें? कि कोई भी लेखक है, उस वो अपने शौक के लिए लिखता है ना। लेखक अपना अपने काम के लिए, अपने शौक के लिए वो लिखता है। लेखक का काम क्या है? लेखक का काम है लिखना। और लेखक हो चाहे कवि हो, उसका काम है लिखना। अब जब वो लिखने बैठता है ना, तो उसका मन करता है, उसका शौक है वो। लेकिन लेकिन लेकिन
लेखक के दिमाग में एक बार आ गया, अज्ञे जी के दिमाग में एक बार आया कि आखिर लेखक लिखते क्यों हैं, मतलब उनको क्या मिलता है। तो लेखक खुद भी तो लेखक ही है ना। तो लेखक है तो अब वो कहता है कि मैं क्यों लिखता हूं, इसके बारे में यहां पर कुछ बताया गया है कि लेखक लिखते क्यों हैं, आखिर लिखते क्यों हैं। अब ये कहना कि उसको मजा आता है, इस तरह से तो नहीं बताया, लेकिन कुछ कुछ अलग शब्दों में बात तो यही रखी है, लेकिन कुछ अलग शब्दों में बताई गई है जो आपके पाठ से रिलेटेड है। और पाठ को अब हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, ध्यान से सुनते रहना। मैं थोड़ा आपके लिए ऊपर कर देता हूं। देखो, मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है। क्यों? क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। मतलब ये जान पाना सरल पड़ता है, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है ना, ये है तो बहुत सरल, लेकिन बड़ा कठिन भी है इसका उत्तर देना। क्यों? क्योंकि इसका सच्चा उत्तर तो लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। मतलब सच्चा उत्तर कौन दे पाए, ये तो कोई लेखक ही दे पाए। और आंतरिक उसका जो जीवन है, उसके स्तर क्या है, उसको क्या सही बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। उन सब को संक्षेप में, संक्षेप का मतलब शॉर्ट में, संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में, कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है। न जाने संभव भी है या नहीं, मतलब शॉर्ट में तो छोड़ो, आसान तो ये है ही नहीं, लेकिन पता नहीं ये संभव भी होगा या नहीं, ये हो सकता है ये असंभव बात हो। तो ये चीजें लेखक पहले पैराग्राफ में लिखता है, लेकिन आगे वो बताएगा सारी चीजें, देखते जाना। इतना ही किया जा सकता है कि उसमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। कुछ का स्पर्श किया जाए का मतलब यह है कि स्पर्श मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब है छूना। तो ये जो स्पर्श है ना, इसका मतलब है छूना। तो यहां पर किसके छूने की बात हो रही है, इस टॉपिक को, कि आखिर लेखक लिखता क्यों है, उसके उस टॉपिक को अगर छू लिया जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मतलब हो सकता है हम डिटेल में ना बता पाए, लेकिन कुछ चीजों को तो जान ही सकते हैं। देखो, विशेष रूप से ऐसे को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है ना, ऐसी चीजों को तो जान ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ लिखते हैं। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। कमाल है। मतलब लेखक इसलिए भी लिख रहा है अब कि वो स्वयं भी जानना चाहता है कि मैं क्यों लिखता हूं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो इसका उत्तर कैसे मिलेगा, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, क्या, कि ये प्रश्न का उत्तर तभी मिल पाएगा जब हम लिखेंगे, यानी जब मैं लिखूंगा। लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर विवशता के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अभ्यांतर का मतलब होता है आंतरिक। क्या होता है? आंतरिक। इसको आप भीतरी भी कह सकते हो, अंदर की, और आसान भाषा में अंदर की। और विवशता का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, तो आंतरिक मजबूरी इसका सही अर्थ हुआ। तो वो लेखक की आंतरिक मजबूरी ही होती है जिससे वो लेखक लिखता है। अगर आंतरिक मजबूरी ना हुई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेखक ना लिखे, उसका मन तो बहुत कर रहा है लेकिन वो लिखे नहीं, तो क्या होगा, या उसको लिखने ना दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या, दरअसल उसकी अंदर की बेचैनी जाग जाएगी। बेचैनी हो जाएगी उसे, किस बात की, कि मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। और जब वो लिख लेगा, वो सारी बेचैनी छू मंतर हो जाएगी, वो सारी मजबूरी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो नहीं लिखता, तब तक भीतरी विवशता उसे बनाए रखती है, उसको तड़पाती रहती है। तो लेखक लिखकर ही उस अभ्यांतर व्यवस्था यानी आंतरिक मजबूरी को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा है। और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है यानी अब वो फ्री हो गया है। मुक्त हो जाने का मतलब फ्री हो जाना, किस बात से, उस आंतरिक मजबूरी से।
भीतरी मजबूरी से। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है अलग होकर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का कि मैं उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, जो मेरे अंदर की भी तो मजबूरी है, मैं उससे मुक्ति पाने के लिए अलग होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिख रहा हूं। मतलब ये जो लेख भी लिख रहा है या एक दो और भी कुछ लिखा होगा उन्होंने, तो वो ये देखने और पहचान लेने के लिए लिख रहा है कि अलग होकर ये देखने के लिए कि वो आंतरिक मजबूरी से मुक्ति पाना चाहता है। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, अब ये लेखक कहते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। क्या सुनने वाली बात है कि मेरा विश्वास है, लेखक कहता है कि मेरा ये पक्का विश्वास है कि सभी जो लेखक है ना, वो इसी व्यवस्था को दूर करने के लिए लिखते हैं। आंतरिक जो मजबूरी है ना, वो सभी इसी वजह से लिखते हैं। और सिर्फ कृतिकार मतलब ये लेखक ही क्यों, लेखक ही क्यों, बल्कि ये कहें कि जो पेंटिंग बनाने वाला है, जो सिंगिंग करने वाला है, जो डांसिंग करने वाला है, वो अपने शौक को क्यों कर रहे हैं? अपनी आंतरिक मजबूरी के कारण। जब तक वो नहीं करते वो काम, तो उनकी मजबूरी बनी रहती है, वो बेचैनी बनी रह जाती है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है, कृतिकार। अब ये कृतिकार क्या है? देखो, होते तो ये भी लेखक ही है, लेकिन लेखक ने लेखक में और कृतिकार दोनों में अंतर बताया है। अंतर क्या है? लेखक तो वो होता है जिसको ये कह दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूं, मान लेते एक पेंटिंग बनानी है ना, एक पेंटिंग बनानी है, और वो पेंटिंग किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पेंटिंग बनानी है इस तरह से। अब ये पेंटिंग, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान वाली बात है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका पहला तरीका ये है कि कोई बच्चा है, यानी मान लेते हैं ये मैंने ही बनानी है, कि तरीका ये है, दो तरीके, कि मुझे कोई पेमेंट करे, पैसा दे कि आप ना इस तरह से मुझे एक पेंटिंग बना कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? अब मेरे को दिख रहा है पैसा, तो मैं सोचूंगा चलो बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने एक सुंदर सी पेंटिंग जैसा वो चाहते थे वैसा वैसा मैंने बना दी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका भी है उस पेंटिंग को बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी मैंने पेंटिंग बना दी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है वो, या मेरे अंदर की आत्मा या मेरे अंदर की आवाज ने ये कहा कि यार इस पर तो पेंटिंग बनानी चाहिए, अच्छी बनेगी, या मुझे बनानी चाहिए, अच्छी बने या बुरी बने इससे तो कोई क्या लेना देना, लेकिन मुझे ये बनानी चाहिए, मेरा मन कर रहा है, मेरे अंदर की मजबूरी कह रही है ना? तो मैंने वो पेंटिंग बना दी। देखो, दोनों पेंटिंग में अंतर है। पेंटिंग तो ये भी पेंटिंग है, ये भी पेंटिंग है, और दोनों सेम ही है, मान लेते हैं सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, लेकिन इस और इस पेंटिंग में अंतर है, जो बाहर का आदमी नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूं। क्या? मैंने ये तो बाहरी मजबूरी के लिए बनाई है, मतलब पैसा मिल रहा था, दबाव था, तो मैंने बना दी, है ना? ये वाली मैंने अपनी आंतरिक मजबूरी के लिए बनाई है। ठीक है, यानी जो मैंने अपने मन से बनाई है, और जो मन से बनाई गई हो वो कहलाती है कृति। कृति का मतलब रचना करना। ठीक है, यानी, और ये इसको कह लो आप लेखक। ठीक है, ये तो लेखक हो गए, ये कृतिकार हो गए। मतलब जो बाहरी रूप से दबाव में काम करे वो लेखक, जिसकी अंदर की मजबूरी नहीं थी, लेकिन किसी भी कारणवश उसने लिख दी। कोई भी कारण हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकते हैं, उसने लिख दी, तो वो लेखक कहलाएगा। और ये तो पेंटिंग है, वैसे तो पेंटर कहलाएगा, लेकिन यहां लेखन की बात हो रही थी। पेंटिंग का तो मैंने उदाहरण लिया, तो लेखक की बात हो रही थी, तो लिखने की बात में लेखक तो ये हुआ जो बाहरी दबाव के कारण उसने ऐसा काम किया, और जो अपने मन से बनाया वो होता है कृतिकार। कृति, वो उसकी रचना होती है, वो उसकी कृति होती है, और कृति को बनाने वाला कृतिकार कहलाता है। तो यही मतलब है, तो ये भी लेखक ही, रचना करने वाले, लेकिन
कृतिकार और लेखक में अंतर मैंने जो अभी बताया वो ध्यान से समझ लिया, सुन लेना। तो मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, अब चूंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, लेखक और कृतिकार में फर्क होता है, न उनका सब लेखन ही कृति होता है ना, सब लेखन कृति भी नहीं होता, लेकिन ये बाहर का आदमी नहीं बता पाएगा, वो खुद लेखक बता देगा। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मेरा विश्वास है इसीलिए लिखते हैं, वो अपनी आंतरिक मजबूरी या ये जानने के लिए कि वो लिख क्यों रहे हैं, इसीलिए लिख लेते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद, ख्याति का मतलब क्या होता है, ये जो ख्याति है ना, ख्याति, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि नहीं समझ में आया तो फेमस इंग्लिश में कह सकते हो, है ना, जो फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। तो कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से, बाहर की व्यवस्था का मतलब किसी ने पैसा दे दिया, अब फेमस हो गया तो कुछ लोग पैसा भी दे देते हैं, है ना, कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल संपादकों के आग्रह से, संपादक ने कहा, संपादक मतलब कौन होता है, एडिटर। अब एडिटर का हिंदी में संपादक तो कहते हैं, लेकिन ये एडिटर, ये संपादक है क्या, ये कौन है, ये बच्चे एक पोस्ट होती है, और वो पोस्ट किस चीज की, अखबारों में, अखबार को छापने वाला जो होता है ना, उनका हेड होता है एडिटर, संपादक। ये वो वीडियो एडिटर नहीं है, ठीक है। तो संपादक के आग्रह से कई बार लिख देते हैं कि हमारे अखबार के लिए भी कुछ लिखो, आप तो बहुत फेमस हो, फलाना हो, ये हो, है ना, तो उनके आग्रह से, आग्रह माने रिक्वेस्ट करने से। प्रकाशक के तकाजे से, प्रकाशक चाहता है, प्रकाशक माने छापने वाला, छापने वाला। अब क्या छापने वाला, प्रकाशक होता है छापने वाला, लेकिन क्या छापने वाला, कुछ भी छापने, मतलब अखबार भी हो सकती है, पत्रिकाएं भी हो सकती है, यानी मैगजीन, या फिर कोई किताब हो सकती है ना, या कुछ भी हो सकता है छापने वाला कि तकाजे से, तकाजे का मतलब जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता से, आप आवश्यकता लिख लो यहां पे, आर्थिक आवश्यकता से, लेखक इसलिए भी लिख देता है कि कई बार आर्थिक आवश्यकता हो जाती है, आर्थिक माने पैसों की, पैसों की जरूरत। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। बात समझ में आई, क्या समझ में आई, कि लेखक, जिसको आप कृतिकार भी कह सकते हो, कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद, यानी ये अपने अंदर भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, मतलब मैंने ये बताया था ना पेंटिंग वाली बात, तो कौन सा तो भीतरी प्रेरणा मिली उसे, और कौन सा लेखन बाहरी दबाव की वजह से आया। बाहरी दबाव का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, कौन कौन से होते हैं, जैसे ये तीन जो लिखे गए हैं, कौन कौन से, जिनमें संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा या आर्थिक आवश्यकता, ये बाहरी दबाव है, ठीक है। तो इस वजह से वो ईमानदारी उसके पता होती है कि मुझे, मैंने ये जो काम किया है या ये जो लेखन किया है वो किस तरीके से किया है, आंतरिक प्रेरणा मिली मुझे या बाहरी। यह भी होता है, दूसरा यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, एक्चुअल में बाहर का दबाव दबाव नहीं है, वो एक, मान लो वह मानो भीतरी उन्मेष को निमित्त बन जाता है। भीतरी उन्मेष का मतलब होता है मजबूरी, ये उन्मेष भी मजबूरी ही है, और भीतरी तो भीतरी रह ही जाएगा, तो हो गया भीतरी मजबूरी। निमित्त माने होता है कारण, मतलब बाहरी दबाव वास्तव में बाहरी दबाव नहीं होता एक्चुअल में, बस ठीक है वो तो कर लिया उन्होंने काम, लेकिन एक्चुअल में उनका खुद का थोड़ा बहुत तो मन होता ही है ना, मतलब कोई लेखन कर रहा है, उसको उसका शौक है, तो वो भीतरी मजबूरी तो थी, लेकिन बाहर का दबाव आ गया तो और भी अच्छी बात हो गई। बाहर का दबाव यानी पैसा मिल रहा हो और थोड़ा बहुत शौक तो है ही, तो वो अंदर की जो मजबूरी है ना उसका कारण बन जाता है ये बाहर का दबाव, कि पैसा मिल रहा है, बाहर का दबाव तो है ही, लेकिन अंदर की मजबूरी भी है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, है ना, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, इस वजह से वो लेखन कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन इस अंतर को मत भूलना, अभी आगे भी बात चलेगी। यहां पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं जो बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। मतलब कुछ ऐसे आलसी जीव भी आपको मिल जाएंगे जो बाहरी दबाव कौन सा, कि पैसा, कोई पैसा दे तो हम लिखें, है ना, तो उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। तो ऐसे आलसी जीव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के सहारे उनकी भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। भीतर की व्यवस्था माने अंदर की मजबूरी, कि उन्होंने, उनके अंदर की मजबूरी थी इसलिए उन्होंने लिख दिया, लेकिन वो इसी के सहारे बैठे रहते हैं कि पैसा मिले तो हम काम करें, भारी दबाव हो तो हमें काम करें। तो यह कुछ वैसा ही है जैसे, क्या मतलब, एक उदाहरण दिया है लेखक ने, जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी में का अलार्म न बज जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ही उदाहरण ले लेते हैं। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ठीक है, बड़े आराम से आराम फरमा रहे हैं। सुबह 8 बजे का स्कूल है, मैं मान लेता हूं 8 बजे का स्कूल है। आपको 7 बजे उठना भी था, है ना, वेकअप टाइम है आपका 7 AM, ताकि 1 घंटे में आप अच्छे से तैयार हो जाए, या और भी पहले हो सकता है, लेकिन 7 बजे मान लेते हैं आप। अब आपने अलार्म लगाया लगभग, हम मान लेते हैं 6:55 का, इतने बजे का अलार्म आपने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब क्या होगा, 6:55 पर अलार्म बजेगा, लेकिन आप 6:45 पर ही उठ गए। आपकी नींद अचानक 6:45 पर ही खुल गई, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ा। बिस्तर क्यों नहीं छोड़ा, कि नहीं अभी तो 6:55 नहीं हुए, 6:55 ही अलार्म बजेगा तब ही उठेंगे, ऐसे नहीं उठते, पड़े रहते हैं। मतलब क्या है, यहां पर लेखक की बात हो रही है। लेखक कह रहा है कि ऐसे आलसी जीव हैं, उठ तो गए, मतलब लेखन करना तो है, उनके दिमाग में टॉपिक भी आ गया, लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं, पहले बाहरी दबाव होगा, पैसा मिलेगा या कोई कहेगा तो हम लिखें, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यही बात लिखी है कि वो तब तक पड़े रहते हैं बिछोने पर जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए, यानी बाहरी दबाव ना आ जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता। मतलब एक बार ये पूरी लाइन पढ़ लेता हूं। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। अब यहां पर ही 2 लाइनें समझने लायक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार वास्तव में, मतलब इस जो ये कंडीशन थी ना किसी की, तो इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। मतलब वो बाहर का दबाव के प्रति समर्पित हो ही नहीं सकता अगर कृतिकार है तो, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। मतलब कोई पैसा मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 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 ऐसा नहीं है। जो कृतिकार है, जो अपने मन से काम कर रहा है, वो बैठा रह जाएगा, बैठेगा नहीं वो खाली, उसको तो काम करना ही है। लेकिन अगर बाहरी रूप से कुछ मिल रहा है तो वो सहायक बन जाता है, मतलब उसको घर भी तो चलाना है। यही बात लिखी है, जिससे उसका भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। भौतिक यथार्थ का मतलब बाहरी वस्तुओं के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब घर का राशन लाना है, पैसा कहां से आएगा, तो उसको कुछ तो चाहिए ना, वो लिखने का कुछ पैसा मिल रहा है तो वो सहायक यंत्र हो गया कि राशन आ जाएगा, इससे इससे कुछ घर में और चीजें आ जाएंगी, सोफा आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, पंखा आ जाएगा। घर टूटा फूटा है तो वो घर बनाने में काम आ जाएगा। तो ये सहायक यंत्र की तरह उस भारी दबाव को यूज करता है जो कृतिकार होता है, जो मन से लिखता है। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब लेखक अपनी बता रहा है कि मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं बाहरी दबाव आए तो ही मैं लिखूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी उसे बाधा भी नहीं होती, मतलब कोई पैसा दे रहा हो तो मुझे कोई बाधा नहीं है, लेकिन मैं मन से ये काम कर रहा होता हूं उस टाइम।
लेकिन हाँ, कोई पैसा दे रहा है तो मुझे क्यों बाधा बाधा होगी। अगर वो उठने वाले की तुलना यानी ये वाली कंडीशन खुद पे लागू करे तो वो बताता है कि उठने वाली तुलना बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ तो जाता हूं अपने आप ही उठ गया 6:45 पर, लेकिन अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब 6:45 पे उठ गया, लेकिन 6:55 पर उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, 6:55 पर पैसे मिल गए, 45 पे उठ तो गया, लेकिन 6:55 पर पैसे भी मिल गए तो उससे कोई हानि नहीं हुई उसको। मतलब वो तैयार है उस काम को करने के लिए, लेकिन पैसा मिल भी जाए तो भी कोई बुरी हाथ बात नहीं है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि ये भीतरी विवशता क्या होती है। अभी तक हम भीतरी विवशता यानी अंदर की मजबूरी ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये अंदर की मजबूरी आखिर है क्या, इसके बारे में एक दो पैराग्राफ है, देखो। और बल्कि पैराग्राफ ही नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्या लिखा है, यह भीतरी विवशता क्या होती है, इससे इसे बखानना बखानना यानी वर्णन करना या व्याख्या करना बड़ा कठिन है। मतलब इसका वर्णन करना बहुत कठिन है, क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होता है। मतलब ये भीतरी व्यवस्था क्या है ये बताना मुश्किल है, क्या नहीं है भीतरी व्यवस्था ये बताना आसान है। तो ऐसा लेखक लिखता है या ऐसा करता है लेखक, उसका उदाहरण दिया जा सकता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अधिक उपयोगी होगा का मतलब वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मतलब एक उदाहरण लेगा लेखक और उससे वो अपनी बात को सारा कुछ बता देगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये भीतरी व्यवस्था है क्या। देखो यहां पर जो उदाहरण लिया गया है वो जापान का लिया गया है। जापान में क्या हुआ, जापान के हिरोशिमा नामक नगर है, हिरोशिमा सुना होगा आपने, है ना, काफी चर्चा में भी रहा। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट हुआ, खास तौर पर हिरोशिमा में बम विस्फोट हुआ और बड़ा भयानक हुआ। इतना भयानक हुआ कि आज तक भी लोग भुगत रहे हैं उस बम विस्फोट को। मतलब बहुत भयानक। आपने खैर मतलब पूरी स्टोरी तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं उस स्टोरी को। तो वो जो बम विस्फोट हुआ उसके जो प्रभाव थे वो आज तक हो रहे हैं। इतना बुरा भयानक बम विस्फोट हुआ था। तो ये बम विस्फोट का जो जब हुआ तो लेखक उस उन दिनों का ही है। तो कुछ टाइम के बाद वो जापान गया, हिरोशिमा में गया जहां पर ये बम विस्फोट हुआ, वहां के प्रभाव देखे। और उन दिनों वो अखबारों में तो पढ़ ही रहा था, है ना, अखबारों में भी पढ़ रहा था, न्यूज में सब कुछ उसको सब पता चल रहा था। लेकिन अब वो उस पर कुछ लिखना चाहता था, लेकिन लिख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर की मजबूरी ही नहीं आई, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ एक मजा आ गया हो, या मजा मजा आ गया हो का मतलब उसको कोई अच्छे से अंदर से प्रेरणा मिल गई हो, कोई धक्का सा लग गया हो, ऐसा उसके साथ हुआ ही नहीं। पता नहीं क्यों। अब वो कैसे लिखे, लेखन तो तब होगा ना जब अंदर से मजबूरी होगा, है ना। अंदर की मजबूरी तो आई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन वहां पर वो रहा, है ना। उसके बाद वो इधर उधर घूमता रहा, यहां तक कि वहां के अस्पतालों में भी उन्होंने वो गया। वहां पर काफी जो मरीज थे उसको भी उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी भीतरी व्यवस्था नहीं जागी। करे क्या, लिखे कैसे। लोग तो कह रहे थे इस पर कुछ लिखो, लेकिन वो लिखे तो तब ना जब उसके अंदर की मजबूरी उसको कहे। अंदर की मजबूरी आ नहीं रही थी, इसीलिए वो लिख नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, एक कविता लिखी बहुत अच्छी। लेकिन फिर क्यों लिखी जब मजबूरी आई नहीं। आई, उसके अंदर की मजबूरी भी जागी। कब जागी, क्या देखा उसने ऐसा,
एक खतरनाक चीज देखी उसने, और उस खतरनाक चीज को देखकर एक अंदर से धक्का लगा, और वो जो धक्का लगा ना, वो धक्का लगने का मतलब यही था, वो अंदर की प्रेरणा जागी और अब उसने मन से वो कृति की, वो रचना की। अच्छी बनी या बुरी बनी ये तो बाद की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन मतलब उसने अंदर की मजबूरी से लिखा, ये प्रायोरिटी है। अब वो ऐसा क्या उसने देखा वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों ध्यान से सुनो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपका ही। आप कोई मतलब ये भीतरी मजबूरी होती क्या है उसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, एक मूवी देख रहे हैं, आप नहीं आपके चार दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, चार दोस्त हैं, आप भी हैं उसमें शामिल। तो मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते कुछ आ जाता है कोई सैड सीन, ठीक है, एक सैड सीन आ जाता है, उदास दृश्य। उस उदास दृश्य को देखकर दो व्यक्ति ऐसे होंगे, शायद मान लेते हैं दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू आने लग गए, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और दो व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो उस सैड सीन को देख गए लेकिन आंखों में आंसू भी नहीं आए। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आपके परिवार में, आपके साथ, आपके दोस्तों में। आप अगर कोई एक चीज देख रहे हैं तो चार पांच लोग, तो कुछ की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, कुछ की आंखों में आंसू नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? अब बताओगे, सोचोगे? देखो मैं बताता हूं आपको इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो जिनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल उसके साथ अटैच हो गए हैं, वो अपने आप को वहां पर महसूस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल मेरे साथ हो रहा है, या मेरे साथ होता तो क्या होता। अब जब वो इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं ना, मन ही मन में उसके साथ इतना अटैच हो जाते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, स्वतः आ जाते हैं। आंसू आने का मतलब ऐसा नहीं कि धार 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 आंसू आने लग गए। एक आंखों में जो नमी हो जाती है वो दिखती है, ठीक है। और जो जिनकी आंखों में आंसू नहीं आए, उन वो एक्चुअल में वो उस सीन के साथ अटैच नहीं कर पाए। वो ऊपरी ऊपरी तौर पर देख रहे हैं, बस देख तो वो भी रहे हैं, मूवी देख वो भी रहे हैं, दोनों चारों ने, सब ने एक साथ देखी है, शुरू से देखी है। लेकिन दो लोग ऐसे भी होंगे जो अटैच नहीं हो पाए। अब अटैच नहीं हो पाए, अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आए। समझ रहे हो? तो इनके अंदर की मजबूरी जाग गई। ऐसा ही लेखक ने कुछ देखा, जब देख रहा था तो बाहरी रूप से देख रहा था, उनके अखबारों में पढ़ रहा था, अस्पतालों में भी गया, बाहरी रूप से आया, अंदर अंदर से कुछ नहीं जागा, लेकिन कुछ ऐसा देख लिया जिससे अंदर की मजबूरी जाग गई। एक तरह से वो आंसू आ गए, एक तरह से वो जो उदाहरण की बात करूं तो उसकी उनकी आंखों में आंसू आ गए। वैसे एक्चुअल में आंसू आए या नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर मैं जो आंसू की बात कर रहा था मैं उसको साथ जोड़ रहा हूं। समझ गए? तो ये होती है भीतरी मजबूरी। अब थोड़ा लेखक के उदाहरण पर बात कर लेते हैं। क्या कहता है लेखक? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचते हैं जहां अणु का भेदन संभव होता है। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होता है, यह इन सब का पुष्टकीय और सैद्धांतिक, सैद्धांतिक माने नियम के, नियम से, ये नियम का तो मुझे ज्ञान तो मुझे था, क्योंकि वो विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसी विषय को पढ़ता रहा है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक बातें हैं वो उसे उसको ज्ञान थी। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े, है ना। हिरोशिमा नगर में जो जापान का है उसमें अणु बम गिर गया, समाचार भी पढ़े, और उसके परवर्ती परवर्ती यानी बाद के प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। मतलब मैं पढ़ता रहा तो मुझे साफ पता चल रहा था
उसके प्रभाव, उसके कारण, उसके सब कुछ। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मतलब मेरी बुद्धि ने विद्रोह करना शुरू किया। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति, विज्ञान का जो इतना दुरुपयोग किया है, इसके प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मेरी बुद्धि ने विद्रोह करना शुरू किया, जो कि स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि भी कुछ लिखा भी, मतलब लेख आदि भी लिखे, लेकिन अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। अब इसका क्या मतलब है? अनुभूति, एक नया शब्द आया है, अनुभूति। ये अनुभूति का मतलब भीतरी व्यवस्था ही है। ठीक है, ये भीतरी व्यवस्था ही है। अनुभूति का मतलब अंदर से जो धक्का लगना, अंदर से प्रेरणा मिलना, इसको कहते हैं। जो अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था होती है ना, वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। वो बुद्धि से नहीं आती, वो अंदर से आती है। तो मैंने लेख आदि लिखे जरूर, लेकिन वो अनुभूति से नहीं लिखे, ऊपरी ऊपरी तौर पर, है ना। वो एक तरह से वो कह लो भारी दबाव था, यूं कह लो। तो इसीलिए कविता मैंने इस विषय पर नहीं लिखी। लिखे कैसे? क्योंकि भीतरी व्यवस्था तो नहीं आई। यो युद्ध काल में, मतलब ऐसा स्थिति तो हालांकि लेखक ने पहले भी देखी थी, सेम चीज। कौन सी चीज? कि भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था उसने कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे। मतलब सैनिकों को मछलियां चाहिए होती थी, बम फेंका और जितनी मछलियां निकाल ली बस। लेकिन जो एक्स्ट्रा मछलियां मर गई, उनका क्या? वो तो बेचारी, उनका उनका तो कोई यूज भी नहीं हुआ, फिर भी मर गई, है ना। तो ऐसे हिरोशिमा में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दोषी हो सकते हैं कुछ लोग हों, लेकिन क्या सभी दोषी थे जो मर गए? नहीं, निर्दोष लोग भी मारे गए। तो ऐसा, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो हिरोशिमा पर हुई है, ठीक ऐसी ही सिचुएशन भारत की पूर्वीय सीमा पर लेखक ने देखी थी। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, लेकिन फिर भी वो जीव को ज्यादा को मार देते थे। अपव्यय से व्यथा भीतर उमड़ी थी। अपव्यय माने ज्यादा को खर्च कर देना, जरूरत से ज्यादा। उससे एक सीमा तक, मतलब एक लिमिटेशन तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। मतलब ये दृश्य मैंने जापान वाला पहले भी देख लिया था, कुछ कुछ वैसा ही। ठीक है, अब क्या हुआ? कुछ टाइम बीतने के बाद जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव की इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव हुआ मतलब उसने देखा सामने। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने हो। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव और अनुभूति, इन दोनों में अंतर है। जैसा मैंने बताया था ना, जिनकी आंखों में आंसू नहीं है वो तो अनुभव है, उन्होंने अनुभव किया। और अनुभूति जिनकी आंखों में आंसू है, जो अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम मतलब एटलीस्ट कृतिकार के लिए तो अनुभूति गहरी चीज है। क्योंकि कृतिकार तो वही होते हैं ना जो अंदर से अनुभूति करके भीतरी व्यवस्था से कोई लेख लिखे। अनुभव तो घटित का होता है ना। जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया आपने, ठीक है, उसका वो अनुभव है, देख लिया, लेकिन अंदर से आंसू आ गए, तड़प बैठे, वो होती है अनुभूति। अब थोड़ा समझ में आया? तो अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना, अंदर संवेदना यानी हाव भाव और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात, आत्मसात यानी अपना लेती है, अपना कर लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित ही नहीं हुआ है।
मतलब वो उसके साथ घटित तो नहीं हुआ, लेकिन वो आत्मसात कर बैठा, यानी अपना लिया उसने। जो आंखों के सामने जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। मतलब वो उनकी आंखों के सामने ऐसा घटित हो जाता है जैसे उन्हीं की आंखों के आगे हुआ हो। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है, तब वो अनुभूति होती है, मतलब तब वो लेखक लिख सकता है। तो आगे क्या हुआ, हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। मतलब मैं आपको पत्थर दिखा पाऊं तो दिखाता हूं, हालांकि इसमें है नहीं, नहीं, यहां पर वो हिरोशिमा का सीन है, लेकिन आपकी बुक में जरूर होगा, जरूर देखना कि एक पत्थर होगा कुछ इस तरह का, बड़ा सा पत्थर होगा, और उस पर मानव की कृति, मानव कृति नहीं, मानव की छाया कुछ इस तरह से छपी हुई होगी। एक इंसान की छाया छपी हुई होगी। अब इस पत्थर को देखकर लेखक एक अनुमान लगाता है कि ये आदमी की छाया क्यों है। तो अनुमान में उसने लगाया क्या, कि यहां कहीं आसपास ही कोई आदमी खड़ा था इस पत्थर के पास। अचानक बम का विस्फोट हुआ, रेडियम धर्मी की किरणें इस पर आ पड़ी। ये आदमी तो झुलस गया, लेकिन इसकी परछाई इस पर छपी रह गई, यानी उसके निशान उस पत्थर पर आ गए। ये जो लेखक अनुमान लगा रहा था ना, ये अंदर से, उसके अंदर से धक्का दे गई ये अनुमान। मतलब ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ। इस पत्थर को देखकर उसको अनुभूति हो गई, अनुभूति हुई, और सचमुच उसकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा हो, वो ऐसा महसूस करने लगा। तो वही लिखा हुआ है देखो, फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा, और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थों की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। रुद्ध माने रुक गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। मतलब एक ऐसा हुआ होगा, कल्पना करने लगा, देखा तो नहीं लेकिन कल्पना में ही उसने देख लिया। इस प्रकार समुची, समुची यानी सारी, और ट्रेजेडी माने दुखद घटना। तो ये जो सारी दुखद घटना थी, जैसे पत्थर पर लिखी गई हो। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगने लगा। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। थप्पड़ सा लगा का मतलब एक अंदर से महसूस हुआ कि हां, कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसे वो उसकी आंखों के सामने हुआ। अंदर से एक आवाज आई, प्रेरणा मिली एक तरह से। अवाक इतिहास, अवाक यानी चुपचाप, बिना बोले, बिना बोले इतिहास, जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य से उग आया और डूब गया। मतलब अचानक से अंदर से जैसे सूर्य उगा हो और डूब गया हो, मतलब उसने मुझे दिखा दिया हो कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया का मतलब उसको अनुभूति हो गई। किसको? लेखक को। अंदर से महसूस होने लगा, या यूं कह लो कि जैसे वो फिल्म देख रहे थे, वो उस सीन में अटैच हो गए थे, ठीक ऐसे ही लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसा? कि वो उसके साथ अटैच हो गए। उनको लगा कि जैसे ये मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो वो अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। भोक्ता का मतलब भोगी, भोगने वाला। ठीक है, तो हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता, भोगने वाला वो बन गया, यानी ऐसा लगने लगा जैसे मैं भी वहीं था।
इसी में से वह विवशता जागी। विवशता यानी मजबूरी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये होती है भीतरी मजबूरी जो अंदर से जागी। भीतर की आकुलता, आकुलता यानी विवशता ही है या बेचैनी, बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। मतलब बुद्धि तक, अभी तक तो वो बाहरी रूप से देख रहा था, वो बुद्धि से देख रहा था, लेकिन संवेदना में वो नहीं आ रही थी। संवेदना यानी हाव भाव में अपने अंदर से वो महसूस नहीं कर रहा था। तो भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका। अब वो जो मजबूरी आ गई, वो संवेदना अंदर आ गई, उससे अलग भी तो होना था। अलग होने का मतलब उसके ऊपर कुछ लिखूंगा तभी तो अलग हो पाऊंगा। तो मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। हिरोशिमा पर कविता लिख दी उसने। फिर कहा, जापान में नहीं, अरे नहीं, उसी समय कैसे लिखता, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। देखो लेखक तो ऐसे होते हैं, रेलगाड़ी में बैठे बैठे काम कर देते हैं। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो मेरी भीतरी अनुभूति से आई है। ठीक है, तो ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे निकट का वह सच है, क्योंकि यह अनुभूति प्रसूत है। प्रसूत का मतलब उत्पन्न होना, और यही मेरे निकट महत्व की बात है। ये मेरे लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है। देखो, एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं बच्चों। इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा, पहले तो पढ़ा कि लेखक लिखते क्यों हैं। ठीक है, लेखक लिखते क्यों हैं, एक बात। दूसरी बात हमने पढ़ी कि लेखक लिखते तो हैं, लेकिन जो भी भीतरी मजबूरी होती है, वो भीतरी मजबूरी की वजह से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ये भीतरी मजबूरी होती क्या है, ये हमने तीसरे नंबर पर पढ़ा। और फिर पढ़ा हमने अनुभव और अनुभूति में अंतर। अनुभव वो जो बाहरी रूप से हो जाए, बाहरी रूप से हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो अनुभव है, लेकिन अंदर से दिल से अटैच हो जाए, वो अनुभूति है। और एक उदाहरण चौथे नंबर पर हमने पढ़ा, एक उदाहरण जो लेखक ने दिया अपना, जापान का, वहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ। इस तरह से ये पूरा पाठ कवर हो जाता है। समझ में आया, आ गया होगा। चलो, कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। लेकिन एक बात सुनते हुए जाओ, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो, मैं आपकी हिंदी की क्लास ले रहा हूं, कोई शक नहीं है, आपको भी पता चल गया होगा आज। लेकिन लेकिन ये हिंदी की क्लास मेरी अलग अलग जगह पर हो रही है, जो आपको पता नहीं होगा। जैसे YouTube पर, पहली जगह तो YouTube ही है, और दूसरी जगह है अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ जाता है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन तो पेड होगी, जरूर पैसा लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे YouTube पर बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, ठीक ऐसे ही अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर भी मैं बिल्कुल फ्री क्लास दे रहा हूं, जिसको आप स्पेशल क्लास कह सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको स्पेशल क्लास नाम से ही देखने को मिल जाएगी। स्पेशल क्लास में बिल्कुल आपको बिना कॉस्ट के ही आपको ज्वाइन करना है। वहां पर भी हिंदी की क्लास हो रही है, और अभी फिलहाल आज लेटेस्ट बात करूं तो हिंदी व्याकरण पर काम हो रहा है। हिंदी व्याकरण चल रही है, तो जुड़ जाना। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि स्पेशल क्लास के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी व्याकरण की क्लास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी प्रोफाइल ढूंढ लेना, वहां पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। और YouTube पर तो मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अदर जो क्लासेस होंगी, अदर जो अब शेड्यूल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो ये चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, जो मुझे बतानी थी। तो फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, हाँ, ऐसा नहीं है कि YouTube पर आप ये वाली क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो इस तरह से रिकॉर्डेड ही आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। YouTube पर मैं लाइव क्लास भी ले रहा हूं। कई बच्चे तो जानते हैं। आपको लाइव इसी आपको देखने को कैसे मिलेगी, YouTube की एप्ली सॉरी YouTube के अनअकैडमी
चैनल को देख लेना, और उस चैनल में आप जाओगे लाइव वाले सेक्शन पे, आपको देखने को मिलेगी मैं लाइव भी आ रहा हूं टाइम टू टाइम। मतलब हर जगह आपको मैं देखने को मिल जाऊंगा। अनअकैडमी के साथ जुड़ जाओ, जल्दी से आपको अनरोल कर लो, कर लेना चाहिए, जिससे आपका भी फायदा होगा। हिंदी पढ़ने को मिल जाएगी। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों, लेकिन स्कोर तो वही बना पाएगा ना जो हमारे साथ जुड़ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो बिना पढ़े भी काम चल जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। बिना पढ़े तो ये काम नहीं बात बनेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि ये दो तीन चार मैंने प्लेटफॉर्म बता दिए, इनके साथ आप जुड़ जाओ, काफी इजी हो जाएगा। आपको मैं लाइव पढ़ाने, यहां तक कि डाउट भी लाइव सोल्व करता हूं मैं। कहां पर? अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर। तो वहां पर जरूर जुड़ जाना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप प्ले स्टोर पर अनअकैडमी की एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको इजीली। ठीक है, और वहां पर मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, स्पेशल क्लास से जुड़ जाओ। हिंदी व्याकरण फिलहाल चल रहा है, आगे और भी पता नहीं सैंपल पेपर भी होने हैं, यहाँ तक कि PYQ भी होने हैं। तो ये सारी चीजें भी होंगी, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बतानी जरूरी थी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वो अब कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। आपको बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।